आरोपियों को पुलिस मेडिकल चेकअप के दौरान ले जाती है और 3 लोग बिना किसी डर के पुलिस के बीच आते हैं और उन दोनों आरोपियों को गोली मार करके हत्या कर देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाए। 26 जुलाई 2022 को सरकार ने लोकसभा में कहा कि पिछले 2 सालों में 4484 डेथ रिपोर्ट की गई है पुलिस ने। इस तरह की कोई भी न्यूज पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक फिल्म आती है जो मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है जय। सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में इश्यू चल रहा है एनकाउंटर को लेकर के और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है पब्लिक। सब तरह के केसेस इस तरह की न्यूज को पढ़कर के लगता है कि देश में लोगों का न्यायालयों के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका है। के द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चलाया गया जिसमें इंडिया टुडे की रिसर्च में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में केस फॉर एनकाउंटर नाम की स्कीम चल रही है। नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 2023 को उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम की पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मौत हो जाती है और इसके ठीक 4 दिन बाद अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल चेकअप के दौरान ले जाते हुए प्रयागराज में 3 लोगों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और इस पूरी चीज को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में इस केस के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह केस क्या है, दूसरा मेडिकल चेकअप के दौरान जो अतीक अहमद और अशरफ की गोली मार करके हत्या की गई इसको हमें किस तरीके से देखना चाहिए, और तीसरा जो हमेशा से हमारे देश में ज्वलंत मुद्दा रहता है एनकाउंटर को लेकर के कि एनकाउंटर सही है या नहीं है, और चौथा जब ये सब सही नहीं है तो फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या है। इस केस को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा जब पहली बार अतीक अहमद के ऊपर 17 साल की उम्र में हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो बच जाता है और इसी दबंगाई का फायदा उठाते हुए 1989 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से वो विधायक का चुनाव लड़ता है और विधायक बन जाता है। अतीक अहमद 5 बार विधायक और 2004 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ता है और सांसद बन जाता है। अब अतीक अहमद के सांसद बनने की वजह से इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो जाती है और इस पर जब 2005 में उपचुनाव करवाए जाते हैं तो अतीक अहमद के द्वारा अपने भाई अशरफ को वहां पर चुनाव में उतारा जाता है और अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी राजूपाल को मैदान में उतारती है और जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ये चौंकाने वाले नतीजे थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजूपाल के द्वारा अतीक अहमद के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया जाता है। लेकिन ये जीत ज़्यादा दिनों तक राजूपाल की रहती नहीं है। अतीक अहमद और उसके अशरफ जो भाई है उसके साथियों के द्वारा राजूपाल की बीच बाजार में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और इस केस को लेकर राजूपाल की पत्नी पूजा पाल के द्वारा कंप्लेंट फाइल की जाती है थाने में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल चश्मदीद गवाह बनता है और जैसे जैसे इस केस की छानबीन आगे बढ़ती है उमेश पाल को धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं और फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का 2019 में डिसीजन आता है उसके बाद में सीबीआई इस राजूपाल हत्याकांड की जांच करती है और इस हत्याकांड में अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ही 24 फरवरी 2023 को इस केस के अहम विटनेस उमेश पाल की अतीक अहमद के बेटे असद और एक गुलाम नाम के शूटर के द्वारा हत्या कर दी जाती है और बाद में 13 अप्रैल 2023 को असद और गुलाम की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है। दोस्तों, अतीक अहमद के खिलाफ 50 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और जब इसी को लेकर के साबरमती से प्रयागराज के लिए अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है, उसी दौरान मीडिया कर्मी के बेस में 3 लोग आते हैं और उन 3 लोग जब अतीक अहमद से सवाल जवाब करते हैं उसी समय एक व्यक्ति के द्वारा अतीक अहमद को गोली मार दी जाती है। उसके बाद में अशफाक को गोली मार दी जाती है और जो इनका तीसरा मेंबर है वो दूर से ही इन दोनों पर गोलियां भूनता है और इन दोनों की वहीं पर पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और पुलिस वाले इन गोलीबारी की वजह से डर करके छिप जाते हैं और इस तरह पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा एक्शन लेते हुए वहां पर स्थित 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी जाती है और इस मामले की पूरी तरीके से जांच करने के लिए 3 हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी का गठन किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे सीरियस सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। 2 आरोपियों को पुलिस मेडिकल चेकअप के दौरान ले जाती है और 3 लोग बिना किसी डर के पुलिस के बीच आते हैं और उन दोनों आरोपियों को गोली मार करके हत्या कर देते हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और पुलिस वहां पर कुछ भी नहीं कर पाती। बाकी पुलिस अपनी खुद की जान बचाने के लिए छिप जाती है और अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में
मौत हो जाती। और देश के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं कि अच्छा हुआ मारा गया, क्योंकि अतीक अहमद एक सीरियस क्रिमिनल था। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति इस बात पर सवाल खड़े नहीं करता कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ कैसे। ऑब्वियसली अतीक अहमद और अशरफ हिस्ट्री शीटर अपराधी थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में उनकी मौत सवालिया चिन्ह तो खड़े करती है। और 26 जुलाई 2022 को सरकार ने लोकसभा में कहा कि पिछले 2 सालों में 4,484 डेथ रिपोर्ट की गई है पुलिस कस्टडी में। दोस्तों 4,484 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लेकिन इस केस में अतीक अहमद और अशरफ अपराधी थे जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई। लेकिन जब इस तरह के पुलिस कस्टडी वाले कल्चर को प्रमोट किया जाएगा तो हो सकता है किसी दिन पुलिस कस्टडी में किसी बेगुनाह व्यक्ति की जान चली जाए और हमें यह पता ही नहीं चल पाए कि वो अपराधी भी था या नहीं था। और जब भी मैं इस तरह की कोई भी न्यूज़ पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक फिल्म आती है जो मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है, जय भीम। इस फिल्म का सीन भी यही है कि पुलिस के द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है चोरी करने के जुर्म में, जो कि उसने कभी की ही नहीं। उसके बाद में पुलिस उसको लॉकअप में बंद करके मारती है, जबरदस्ती उससे पूछताछ की जाती है और उसको मार मार करके बेहोश कर दिया जाता है। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि वो लॉकअप से भाग गया और उसके दूसरे ही दिन पुलिस को उसका शव मिलता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उस आदिवासी व्यक्ति की पत्नी सवाल यह चिन्ह खड़े करते हैं कि जिस व्यक्ति को एक दिन पहले खड़े तक नहीं हो रहा था, जो व्यक्ति बेहोश था, वो लॉकअप से कैसे भाग सकता है। और जब इस पूरे मामले की जांच की जाती है तो पुलिस की संदिग्ध भूमिका नजर आती है और इस पर भी कस्टडियल डेथ का मामला चलता है कोर्ट के द्वारा। और यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना पर बनी हुई है जो कि 1993 में हुई थी तमिलनाडु के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में इश्यू चल रहा है एनकाउंटर को लेकर के, और इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात है पब्लिक सपोर्ट मिलना। और जब भी किसी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा एनकाउंटर किया जाता है तो लोग उन्हें एज अ हीरो देखते हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश तक करते हैं। दोस्तों जैसे हैदराबाद में रेप के 4 एक्यूज्ड का पुलिस के एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाना और उसके बाद में पूरे देश भर से पुलिस के इस काम को सराहना मिलना। उसके ठीक बाद विकास दुबे एनकाउंटर, जिसमें 8 पुलिस वालों की मौत भी हुई। उसमें जब विकास दुबे को पुलिस लेके जा रही थी तो अचानक से बीच रास्ते में गाड़ी का पलटना, विकास दुबे का भागना और पुलिस के द्वारा उसका एनकाउंटर करना। खैर इस जो भी बात पुलिस ने की इस पर विश्वास करना तो बहुत मुश्किल है। और तीसरा जो अभी हाल ही में झांसी में हुआ इस केस में असद और गुलाम का एनकाउंटर, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि जिनका भी एनकाउंटर हुआ वो क्रिमिनल थे। और जब पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया तो पुलिस को पब्लिक सपोर्ट भी काफी मिला। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर लिखा गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, इंस्टेंट जस्टिस मिल गया, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। और इस तरह के केसेस, इस तरह की न्यूज़ को पढ़कर के लगता है कि देश में लोगों का न्यायालयों के ऊपर से विश्वास ही उठ चुका है। लोगों को ये लगने लगा है कि यदि के केस न्यायालय में गया तो इसमें सालों गुजर जाएंगे और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और ये जो पावरफुल लोगों को यदि हम न्यायालय में भेज देंगे तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत इससे छूट जाएंगे। दोस्तों ये बात मैं भी मानता हूं कि हमारे न्यायालयों को न्याय देने में काफी समय लग जाता है। जैसे निर्भया का केस 2012 में हुआ, लेकिन उसके अपराधियों को फाइनल रूप से सजा मिली 2021 में और इस पूरे घटनाक्रम में 9 साल लग गए। लेकिन दोस्तों जिस सॉल्यूशन की तलाश आप लोग कर रहे हैं इंस्टेंट जस्टिस के लिए, वो एनकाउंटर में नहीं है। चाहे शॉर्ट टर्म में हमें इसके कितने भी अच्छे परिणाम मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनकाउंटर जैसी कल्चर को प्रमोट करने के गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी बात मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। लेकिन पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि एनकाउंटर सही क्यों नहीं है। दोस्तों अभी क्रिमिनल्स का एनकाउंटर हो रहा है, लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, पब्लिक के द्वारा पुलिस का सपोर्ट भी किया जा रहा है और पुलिस को एज ए हीरो देखा जा रहा है। कल और एनकाउंटर होंगे, परसों और ज़्यादा एनकाउंटर बढ़ेंगे और उसके बाद में एक दिन ऐसा आएगा इसी सिलसिले में किसी बेगुनाह व्यक्ति की भी इसमें जान चली जाएगी। और ऐसा देखा भी गया है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा पैसे और प्रमोशन के लालच में यह सब किया जा रहा है, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स की संख्या मुश्किल से 1% से भी कम होगी। दोस्तों इसी को लेकर इंडिया टुडे के द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें इंडिया टुडे की रिसर्च में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में केस फॉर एनकाउंटर नाम की स्कीम चल रही है और इस स्कीम के तहत कुछ पुलिस ऑफिसर्स 8-8 लाख रुपए में ये एनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों क्या आप इस तरह के देश में रहना पसंद करेंगे जहां पर पुलिस ऑफिसर्स कुछ पैसों के लिए या फिर प्रमोशन या फिर किसी दबाव की वजह से किसी भी बेगुनाह व्यक्ति का एनकाउंटर हो, और हो सकता है कल इसी एनकाउंटर के सिलसिले में आपका फैमिली का कोई मेंबर जो कि बेगुनाह हो, आपके रिश्तेदारों में से कोई बेगुनाह व्यक्ति का हो जाए,
और इसी को लेकर सरकार के द्वारा लोकसभा में भी कहा गया था कि पिछले 2 सालों के भीतर भीतर 233 लोगों की मौत हुई है पुलिस एनकाउंटर में। इस इश्यू को समझने के लिए मैं आपको सिचुएशन एज्यूम करवाता हूं। मान लीजिए कोई लड़की है, उसका रेप होता है, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया जाता है, जैसा कि हमने हैदराबाद के केस में देखने को मिला। उसको लेकर के पूरे देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश होता है, लोगों के भीतर गुस्सा होता है। लोगों के द्वारा सरकार से बार बार मांग की जाती है कि जो भी व्यक्ति अपराधी है उसको तुरंत सजा दी जाए, इंस्टेंट जस्टिस मिले, और जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, सीएम के नाम के पुतले फूंके जाते हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुलिस के कप्तान को आदेश देता है कि जो भी इस मामले में अपराधी हैं उसको पकड़ करके सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्दी से जल्दी सामने पेश किया जाए। तो जब पुलिस वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने ये अपराध किया है वो उसी राज्य के कोई बहुत बड़े नेता का बेटा है। तो आप एक चीज एज्यूम कीजिए कि क्या कोई नेता अपने बेटे को बचाने के लिए किसी बेगुनाह व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं करवा सकता? ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे को तो बचा ले और किसी बेगुनाह व्यक्ति का पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाए और फिर ये दिखा दिया जाए कि इसी व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है और इसको सजा भी मिल गई और पूरे देश भर में इसको जश्न बनाया जाए कि हाँ हाँ जस्टिस मिल गया, जस्टिस मिल गया। तो क्या आप इस तरह के देश में रहना पसंद करेंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति अपराधी है या नहीं है इसका फैसला पुलिस करती है, न कि कोर्ट? और वो भी पुलिस फैसला कहां पर करती है? सड़कों के ऊपर। तो इस तरह की कल्चर को जब आप बहुत ज्यादा प्रमोट करोगे तो आज तो क्रिमिनल्स के एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन जब पुलिस को इतनी छूट दी जाएगी तो हो सकता है कि कल किसी बेगुनाह व्यक्ति की जान चली जाए। तो अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि अगर हम न्यायालय में गए तो न्यायालय में टाइम बहुत जल्दी लग जाएगा, हमें जस्टिस नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों जो सॉल्यूशंस आप लोग तलाश कर रहे हैं इंस्टेंट जस्टिस के लिए वो एनकाउंटर में नहीं है। मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशंस 3 लेवल पर होना चाहिए। पहला पॉलिटिकल लेवल पर, दूसरा जुडिशरी के लेवल पर और तीसरा पुलिस के लेवल पर। पॉलिटिकल लेवल पर अतीक अहमद जैसे व्यक्ति जिन पर हत्या का मुकदमा चलता है, जो कि एक गैंगस्टर की जैसी छवि होती है अपने क्षेत्र में, फिर भी वो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बन जाते हैं। और अतीक अहमद तो सिर्फ एग्जाम्पल है दोस्तों। अभी अगर मैं करंट पॉलिटिक्स की बात करूं तो एडीआर एक संस्था है, इसकी 2022 में रिपोर्ट आई थी कि उत्तर प्रदेश के जो 403 एमएलए अभी चुन करके आए हैं उनमें से 205 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 158 एमएलए यानी लगभग 39% एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो अपराध हैं वो गंभीर श्रेणी के हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे मामले शामिल हैं। दोस्तों इस तरह के मामले, इस तरह के अतीक अहमद जैसे लोगों को यदि पॉलिटिक्स में बढ़ावा मिलेगा, और आप लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल अपराधियों के लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है वो माना जाता है पॉलिटिक्स। लोग अपराध करते हैं उसके बाद में पॉलिटिक्स में चल जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो बच जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे पहला काम होना चाहिए पॉलिटिक्स के लेवल पर, संसद के द्वारा कानून बनाना चाहिए इसको लेकर के कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि आपराधिक मामला दर्ज है गंभीर प्रकृति का तो उसके चुनाव लड़ने पर पहले रोक लगाई जानी चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। और दूसरा, पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी नेता को पावरफुल नेता समझ रहे हो और हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, तो जब भी अपना वोट दें, तो जब भी किसी कैंडिडेट को वोट दें तो बहुत सोच समझ करके अपना वोट दें। दूसरा इसका सॉल्यूशन है पुलिस के लेवल पर। दोस्तों हमें हमारे पुलिस सिस्टम में काफ़ी रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर मैं 2017 की रिपोर्ट की बात करूं तो अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में 30% पद वैकेंट खाली पड़े हैं। 30% पोस्ट तो पुलिस डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है और इसकी वजह से जो करंट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो भारत जैसे देश में 1 लाख लोगों के ऊपर 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जबकि एक यूएनओ की रिपोर्ट की माने तो आदर्श रूप से 1 लाख लोगों पर लगभग 222 पुलिस वाले तो होने ही चाहिए। और जब ये पुलिस ऑफिसर्स अगर कम होंगे तो पुलिस ऑफिसर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा, और जब काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा तो इनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर को ऑन एन एवरेज एक दिन में 14 घंटे के लगभग काम करना पड़ता है। दोस्तों आप एज्यूम कीजिए कि जब हम किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में या फिर किसी भी कंपनी में 8 घंटे जॉब करते हैं तो 8 घंटे में थक जाते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर्स को एक दिन में ऑन एन एवरेज 14 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये किस तरह का व्यवस्था है हमारे देश में। तो इसमें पुलिस के लेवल पर भी सुधार होना चाहिए ताकि पुलिस अधिक प्रोडक्टिविटी से काम कर सके।
तीसरा इसमें सॉल्यूशंस है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होना। दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी भी राज्य के पास में ऐसी एक भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बची जो किसी भी मामले की तहकीकात करके उसके जड़ तक जाके अपराधी को सजा दिला सके। पूरे देश के पूरे राज्यों की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हालत बहुत खराब है। और सेम स्थिति है इसी जुडिशरी में। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो जुडिशरी में 40% पोस्ट वैकेंट पड़ी है, 40% जजों की कमी है जुडिशरी के अंदर भी। एक 2016 के एक इंटरव्यू में टी.एस. ठाकुर जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे, वो नरेंद्र मोदी जी के सामने रोने लग जाते हैं इस चीज को लेकर के कि लोगों के ऊपर न्यायालय का विश्वास है लेकिन न्यायालय के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है और 40% जो पुलिस जो जजों की पोस्ट है वो खाली पड़ी। और जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करूंगा जिससे कि जितने भी पेंडिंग मामले हैं वो 1 साल में पूरे हो जाएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों उस चीज का कुछ भी नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 9 साल हो गए, 2 लोकसभा टर्म्स पूरी होने वाली है लेकिन उनके प्रॉमिस का कुछ भी नहीं हुआ। न तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, न ही पेंडिंग केसेस का सॉल्यूशन किया गया। तो दोस्तों जो सॉल्यूशंस आप लोग देख रहे हैं एनकाउंटर में या पुलिस कस्टोडियल डेथ में, ये सब शॉर्ट टर्म में हमें अच्छे लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकता है। इसलिए आप जब भी इस तरह की कोई घटना है तो उस पर विचार रखें, सही अच्छे विचार रखें और जब भी किसी व्यक्ति को इस बारे में बात करते देंगे तो अपने विचार वहां पर जरूर रखें, बैलेंसिंग विचार होने चाहिए आपके। तो होपफुली दोस्तों आपको ये पूरा मैटर समझ में आ चुका होगा। मैंने इस मामले में अपने विचार रखे। बाकी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के मुद्दे पर कैसे सोचते हैं, कैसे अपनी सोच रखते हैं, वो मुझे कमेंट कर में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।